में बांग्लादेश में क्यों सैनिक घूम रहे हैं और पिछले महीने क्या किया गया है, जानेंगे। क्या यूनुस सलाहकार बने रहेंगे या फिर बड़े बवाल अभी बांग्लादेश में होने बाकी है। वहीं भारत ने भी किस तरीके से चाइना को बांग्लादेश म्यांमार को लेकर चौंका दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में सेना ने देश के अलग अलग हिस्सों में गश्त बढ़ा दी है। ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सेना ने पिछले कुछ दिनों में अपने अभियान तेज कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने कई जगहों पर तैनाती भी बढ़ाई है। सैन्य कर्मी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ देश भर में सक्रिय नजर आ रहे हैं। सेना ने मिलकर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एजेंसियों के साथ पिछले महीने 2000 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है। पिछले साल अगस्त में अपनी तैनाती के बाद से सेना ने अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अपने पद पर बने रहेंगे। इससे पहले माना जा रहा था कि वो राजनीतिक और सैन्य दबाव के कारण इस्तीफा दे सकते हैं। मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को सलाहकार परिषद की एक बैठक बुलाई और इस बैठक के बाद प्लानिंग एडवाइजर वाहिदुद्दीन महमूद ने कहा कि मोहम्मद यूनुस हमारे साथ बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। न्यूज एजेंसी यूएनबी के मुताबिक सलाहकार परिषद के एक बैठक के बाद जल्द मंत्रियों के साथ बैठक होगी। वहीं सेना प्रमुख वकारुज्जमा ने स्पष्ट रूप से दिसंबर तक चुनाव करने का अल्टीमेटम दिया है। दूसरी ओर विपक्षी दल बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच चुनाव को लेकर चर्चा और सड़कों पर संघर्ष की रणनीतियां भी बन रही हैं। नेशनल सिटीजन्स पार्टी, जमाते इस्लामी के स्टूडेंट विंग, छात्र शिविर और वामपंथी छात्र संगठनों ने एक मत होकर कहा है कि जब तक पिछली सरकार के दौरान हुई हिंसा और हत्याओं की निष्पक्ष जांच नहीं होती है, चुनाव का कोई मतलब नहीं है। एनसीपी के छात्र नेता नाहिद इस्लाम का कहना है कि अगर देश के सभी वर्ग इस तरह असहयोग करेंगे तो डॉक्टर यूनुस इस्तीफा दे देंगे। हमने उनसे अनुरोध किया है कि वो इस्तीफा न दें, लेकिन चुनाव से पहले न्याय जरूरी है। पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने डॉक्टर यूनुस की सरकार से तुरंत चुनाव रोड मैप की मांग की है। पार्टी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि रोड मैप के बिना वर्तमान सरकार का समर्थन संभव नहीं है। बीते सप्ताह बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच 4 बैठकें हुई, जिनमें आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई। सेना के दबाव में डॉक्टर यूनुस के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई है। वहीं चर्चा है कि वे चुनाव कराए बिना राजनीतिक दलों से बातचीत कर फिर से एक राष्ट्रीय सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बीएनपी ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव के बिना किसी भी राष्ट्रीय सरकार को वो वैध नहीं मानेगी। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बीएनपी ने यूनुस पर दबाव बढ़ाते हुए दिसंबर में चुनाव कराने की मांग दोहराई है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द चुनावी रोड मैप तैयार नहीं करती है तो उनका सरकार के साथ सहयोग रखना जारी मुश्किल होगा। अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस ने अब तक चुनावों को जनवरी 2026 के बीच कराने की बात कही। सेना इसे दिसंबर 2025 से आगे खींचने को लेकर नाराज है। इसके कारण टकराव तेज हो सकते हैं। यूनुस के अलावा कट्टरपंथी जमाते इस्लामी भी चुनाव टालने के पक्ष में है। सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं कि सरकार को 5 साल तक बने रहने की उम्मीद थी, जिसे सेना छात्रों के दबाव ने गंभीर संकट में डाल दिया है। गृह मंत्रालय के सलाहकार भी कह चुके हैं कि जनता चाहती है कि यह सरकार 5 साल तक बनी रहे। सैन्य अधिकारियों ने कहा कि अगर सरकार जीत पर अड़ी रहती है तो हालात हो सकते हैं बेकाबू। बांग्लादेश के जमाते इस्लामी के नेता ढाका में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में म्यांमार के रोहिंग्या बहुल इलाके में एक आजाद रोहिंग्या स्टेट बनाने का प्रस्ताव भी रख रहे थे। जमात के नेताओं ने यह प्रस्ताव 27 अप्रैल को दिया। एक्सपर्ट ने आशंका जताई कि अगर इस प्रस्ताव पर सहमति बन जाती है तो इससे भारत के सितवे पोर्ट को खतरा हो सकता है। खैर, अब भारत भी यहाँ पर अपने अनुसार तैयारियों को कर रहा है। 1 जनवरी 2026 को अरुणाचल प्रदेश और पूरे भारत से हजारों लोग सूर्य नमस्कार के साथ नए साल का स्वागत कर सकते हैं। ये उस गांव से होगा जहां भारतीय धरती पर पहला सूर्योदय होता है। ये भव्य आयोजन रणनीतिक और आध्यात्मिक महत्व से भरा होगा। ये प्रस्तावित सनराइज फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण होगा। ये फेस्टिवल डोंग गांव में होगा। डोंग गांव भारत, चीन, म्यांमार के त्रिकोणीय जंक्शन के पास एक दूरस्थ पहाड़ी गाँव है। ये फेस्टिवल 13 मई को राज्य मंत्रिमंडल के बैठक में
स्वीकृत किया गया था। ये बैठक किबुथु में हुई थी। किबुथु एक फॉरवर्ड आर्मी पोस्ट है जो चीनी सीमा से लगा हुआ है। पहला सनराइज फेस्टिवल पूर्वी हिमालय के बैकग्राउंड में होगा। ये सीमा के पास 29 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक चलेगा। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन सचिव रणफोआ नगोवा ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को बताया कि मुख्य आकर्षण में स्थानीय बैंड का संगीत, वाटर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग, नए साल के दिन हजारों लोगों द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार शामिल होगा। लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता ने कहा कि किबुथु में कैबिनेट बैठक करना और सीमावर्ती गांव में एक फेस्टिवल का प्रस्ताव करना चीन को रणनीतिक संदेश देने के लिए महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली का ध्यान हाल ही में पश्चिमी मोर्चे पर रहा है। यहाँ भारत ने पाकिस्तान के साथ संक्षिप्त युद्ध किया था, लेकिन पूर्व में हो रहे कुछ घटनाक्रम एक अलग कहानी बताते हैं। शिलोंग और सिलचर के बीच 166 किलोमीटर के ग्रीन फील्ड राजमार्ग को मंजूरी दी गई। इसमें मिजोरम और म्यांमार में सितवे पोर्ट तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। डोंग में एक सीमा उत्सव की घोषणा की गई। ये सभी कदम पूर्वोत्तर के लिए रणनीतिक योजनाओं को दिखलाते हैं। सड़क, बंदरगाह, सीमा उत्सव भारत के पूर्वोत्तर को सुरक्षित करने और उप महाद्वीप में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक प्रयास है। 2017 में भारतीय सेना का चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ डोकलाम में टकराव हुआ। पीएलए भूटान के अंदर एक सड़क का विस्तार करने का उपकरण लाया था। नई दिल्ली की मुख्य चिंता बीजिंग द्वारा कमजोर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब आने का प्रयास था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। ये उत्तरी बंगाल में लगभग 22 किलोमीटर की एक सकरी पट्टी है। ये पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ने वाला एकमात्र भूमि मार्ग है। भारत ने चीनी सेना को सड़क बनाने से रोक दिया और इसके बाद भारत ने कॉरिडोर पर निर्भरता कम करने के लिए एक रणनीतिक विकल्प पर काम शुरू कर दिया। ये महत्वपूर्ण कदम जमुना नदी, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है, ड्रेजिंग मशीनें भेजना था। सिराजगंज और दिखावा के बीच 175 किलोमीटर का एक खंड कार्गो जहाज के बीच उथला पाया गया। चैनल को गहरा करने और एक नया व्यापार मार्ग खोलने के प्रयास किए गए। कोलकाता में गुवाहाटी तक बांग्लादेश में नदी मार्गों से कंटेनरीकृत कार्गो भेजना आसान नहीं था। नवंबर 2019 में कोयला ले जा रहे कार्गो जहाज MV बेकी जमुना में फंस गया। अडानी समूह द्वारा संचालित एक सहित 2 अन्य जहाज सिराजगंज के पास दिनों तक फंसे रहे। ढाका में भारत समर्थक सरकार थी जिसका नेतृत्व शेख हसीना कर रही थी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि नई दिल्ली का मार्ग और विश्वास टूटे। ढाका में अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अमित्र अंतरिम सरकार है। भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर की संवेदनशीलता को दूर करने के लिए एक योजना पर काम कर रहा है। चीन द्वारा बांग्लादेश में लाल मोनीरहाट में एक ब्रिटिश युग के हवाई अड्डे को पुनर्जीवित करने की खबरें हैं। ये चिकन नेक के करीब है। इससे नई दिल्ली के लिए रणनीतिक विकल्पों की आवश्यकता बढ़ गई है। भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले शुरू करने के एक सप्ताह पहले पूर्वोत्तर में एक बड़े बुनियादी ढांचे को मंजूरी दी। ये मेघालय में माओलिखंगू, शिलांग के पास असम में 5 ग्राम तक एक 4 लेन का ग्रीन फील्ड राजमार्ग बनाना है, जिसकी अनुमानित लागत 22,864 करोड़ है। प्रस्तावित 166 किलोमीटर के खंड में 144 किलोमीटर मेघालय की पहाड़ियों से गुजरता है। एक ऐसे क्षेत्र जहां पहले से ही मौजूदा शिलोंग सिलचर सड़क है, जहां एक एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग की योजना बनाना असामान्य लग सकता है, लेकिन रणनीतिक रूप से इसका महत्वपूर्ण मूल्य है। नया कॉरिडोर गुवाहाटी और आइजोल के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। ये अंततः भारत म्यांमार सीमा तक विस्तारित होगा। अब केवल 110 किलोमीटर का पालेतवा जरिनपुई सड़क मार्ग गायब है। ये म्यांमार के अशांत रखाइन राज्य में है। ये वर्तमान में रखाइन से विद्रोहियों के नियंत्रण में है। पालेतवा पहले से ही भारतीय निर्मित सितवे पोर्ट से एक अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से जुड़ा हुआ है। सितवे एक गहरा पानी का बंदरगाह है जिसे भारतीय मदद से विकसित किया गया है। मई 2023 में कोलकाता से सीमेंट की खेप लेकर पहला कार्गो जहाज यहां आया था। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।